नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ चेक अकेडमी पर। दोस्तों, जीव विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चन की हमने जो सीरीज चालू करी थी उसका सेकंड वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो था हमारा दोस्तों, उसमें भी हमने 20 प्रश्नों को डिटेल के साथ समझा था। आज के वीडियो में भी हम जीव विज्ञान के टॉप 20 प्रश्नों को डिटेल के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी यकृत में ही यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत जो होता है दोस्तों मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी के साथ ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आती है तो वो भी यकृत ही होती है। आपके मन में भी विचार आता होगा कि यकृत तो एक अंग है तो फिर ग्रंथि कैसे हुई? तो मानव शरीर का हर ऐसा अंग जो किसी न किसी रस, एंजाइम या हार्मोन को निर्मित करता है उसे हम ग्रंथि कहते हैं। यकृत भी क्या करता है? यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, तो इसी कारण यकृत को ग्रंथि कहा जाता है। बात आई है पित्त रस की, तो पित्त रस को डिटेल से समझते हैं। पहले डायग्राम में देखते हैं यकृत है कहाँ। तो ये जो पेट के दाहिनी तरफ जो भाग दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ये है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। यकृत के दाईं साइड नीचे की साइड होता है पित्ताशय। जैसा ये ग्रीन कलर का जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये है पित्ताशय। ये दोस्तों एक थैली नुमा संरचना होती है जिसकी जो साइज होती है ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। पित्ताशय में ही पित्त रस संचित रहता है। निर्माण कहाँ होता है पित्त रस का? यकृत में होता है। और संचित कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में पित्त रस संचित रहता है। दोस्तों, जो पित्त रस होता है इसी को डॉक्टरी भाषा में बिलरुबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलरुबिन कहा जाता है। ठीक है। जब शरीर में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, जैसे पित्ताशय में बिलरुबिन ज्यादा हो गया तो वो पित्ताशय से बाहर निकल के पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य का जो शरीर है पीला पड़ने लग जाता है या पीला दिखता है, जिसे हम पीलिया रोग कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा टॉपिक पित्त रस वाला और यकृत वाला। बढ़ते अगले प्रश्न पर। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु में कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण ही इसे पौधे माना जाता है। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। हीमोफीलिया रोग है। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हीमोफीलिया अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न रोग होता है। हीमोफीलिया जो रोग होता है दोस्तों, इससे पीड़ित रोगी के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि उसे घाव या चोट लगती है तो रक्त का बहना कंटिन्यू चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। हीमोफीलिया जो रोग है दोस्तों, ये थ्रोम्बोब्लास्टिक नामक पदार्थ की कमी के कारण होती है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। इस प्रश्न से इतना ही। बढ़ते अगले प्रश्न पर। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन का जन्म 21 नवंबर 1926 को काशीकोट में हुआ था। ठीक है। और इनका जो जन्म दिवस है दोस्तों 21 नवंबर, इन्हीं के जन्म दिवस पर नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे कब बनाया जाता है? तो 21 नवंबर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। सी रंगराजन की बात करते हैं तो सी रंगराजन आरबीआई के 19वें गवर्नर थे। ठीक है। आरबीआई के 19वें गवर्नर सी रंगराजन थे। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। इस प्रश्न से इतना ही। बढ़ते अगले प्रश्न पर। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कैम्बियम। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वलय है। ठीक है। एक वृक्ष को काटा गया है। वृक्ष के तने को काटने पर जो वलय दिखाई देते हैं, जैसे गोल गोल रिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, तो इन ये रिंगों को गिनने के पश्चात हम किसी भी वृक्ष की उम्र का पता लगा सकते हैं। ठीक है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैम्बियम कहा जाता है। बात आती है जाइलम की, तो जाइलम पौधों की जड़ों के माध्यम से क्या करता है? मिट्टी से खनिज और पानी को पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित कार्बोहाइड्रेट को पौधे के निचले भाग तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। परागकण का क्या अर्थ है? तो परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। परागधानी को परागकोश भी कहा जाता है। एक बार डायग्राम से समझते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। ये जो पौधे हैं दोस्तों, पौधे, ये पुष्प दिखाई दे रहा है। ठीक है। दोनों एक ही प्रजाति के पुष्प है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो परागण है एक ही प्रजाति के पौधों में होता है। अब ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन होता है परागकोश, ये वाला दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये है परागकोश। यहाँ पे होते बारीक बारीक कण होते हैं और इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, सबसे टॉप पर होता है वर्तिकाग्र। जब परागकोश से कण निकल के वर्तिकाग्र पर जाता है, मतलब यहाँ से जो कण निकला ये गया कहाँ पे? वर्तिकाग्र पर, यहाँ मतलब यहाँ पर, तो उस क्रिया को कहते हैं परागण। जब ये क्रिया एक पौधे से दूसरे पौधे में होती है या एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर होती है तो उस क्रिया को बोलते हैं परपरागण। ठीक है। और जब परागण की क्रिया एक ही पौधे के अंदर दो पुष्पों में आपस में होती है, जैसे कि इधर दाएं साइड में दिखाया गया है, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण। दोस्तों याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। परागकण है तो परागकण नर युग्मकोद्भिद होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मकोद्भिद होते हैं परागकण। अगला प्रश्न है, वायरस की खोज किसने की थी? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दिमित्री इवानोवास्की ने सन 1892 में वायरस की खोज करी थी। ठीक है।
कार्ल लैंडस्टीनर की बात करते हैं तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। किसकी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इस प्रश्न से इतना ही, बढ़ते अगले प्रश्न पर। जीवाणु की खोज किसने की थी? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में जीवाणु की खोज करी थी। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी और वो कब करी थी? 1665। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं तो हेजे के टीके का आविष्कार किसने करा था? रॉबर्ट कोच ने। इसी के साथ ही जो टीबी की चिकित्सा की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट कोच ने करी थी। लुई पास्चर की बात करते हैं तो हाइड्रोफोबिया के चिकित्सा की खोज किसने करी थी? तो लुई पास्चर ने करी थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। उपापचय दर सर्वाधिक होती है किसमें? चूहों में। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चूहों में। उपापचय है क्या? उपापचय को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया उपापचय कहलाती है यानी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। याद रहेगा दोस्तों। और ये सबसे ज्यादा दर किसमें होती है? तो चूहों में मेटाबॉलिज्म दर सबसे ज्यादा होती है। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है क्या? उत्पन्न होता है ऊर्जा। एटीपी का परिवर्तन जब एडीपी में होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात आती है फुल फॉर्म की तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाए तो उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होती है। लगभग 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की कमी से कई बीमारियां भी होती है दोस्तों, जैसे बच्चों में क्वाशीओरकर बीमारी हो जाती है जिसमें क्या होता है? बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल जाता है। बच्चों की वृद्धि रुक जाती है किस कमी से? प्रोटीन की कमी से। मरासमस नामक जो रोग होता है दोस्तों, कौन सा? मरासमस नामक जो रोग होता है, मरासमस, ये भी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें बच्चों की जो मांसपेशियां है ये क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी राइबोसोम। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थान होता है राइबोसोम होता है। राइबोसोम एक अति सूक्ष्म कण होता है दोस्तों। ठीक है, राइबोसोम की खोज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? पेलेट नामक वैज्ञानिक ने। वो कब करी थी? तो सन 1955 में राइबोसोम की खोज करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने करी थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। कब करी थी? 1931 में करी थी। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न से इतना ही। बढ़ते अगले प्रश्न पर। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो शरीर में अधिकतर ऊर्जा संचय वसा के रूप में होता है। दोस्तों, वसा के 1 ग्राम के टूटने से लगभग 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है लेकिन प्रोटीन से इतनी नहीं मिलती जितनी वसा से मिलती है। प्रोटीन के 1 ग्राम के टूटने से लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूखा व्यक्ति किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ही बना होता है और ग्लूकोज को जब परिवर्तित करके ग्लाइकोजन बनाया जाता है तो इस क्रिया को कौन कर संभव करता है? तो वो करता है इंसुलिन। इंसुलिन ही ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन का संचय कहां पर होता है? तो यकृत में। ठीक है, मानव शरीर के यकृत में ग्लाइकोजन का संचय होता है। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न पर। जटिल कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है क्या होता है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अपचय। उपापचय जो होता है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसकी 2 क्रिया होती है, अपचय और उपचय। यानी उपापचय के अंदर ही अपचय उपचय आता है। अपचय के अंदर क्या होता है? जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं इसे सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता है उपचय। उपचय में क्या होता है? जो सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं इन्हें जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है। ये दोनों ही जो क्रियाएं होती है ऊर्जा निर्माण में अपनी अपनी अलग क्रियाएं करती है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B12 ही मात्र एक ऐसा विटामिन है जो जल और वसा दोनों में घुलनशील होता है। जल और वसा दोनों में घुलनशील होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न का सही आंसर है यकृत, जिसे हम पहले प्रश्न में भी डिटेल से समझ चुके हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, संख्या में बढ़ने के कारण ही वायरस को सजीव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न से इतना ही। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।